हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू द ब्रांड वीडियो। और की हाल चाल। आज है मेरे पास दो रेट्रो बाइक जो कि मार्केट में बहुत ज्यादा डिमांडिंग है और रोला मचा रखा है। क्यों? क्योंकि हंटर तो पहले से ही आपके देखा होगा कि कितना कल्ट है इसका। कोई भी अगर एक यंग एज बोलूं या फिर थोड़ा मैच्योर साइड जो 30 की एज से और 25 की एज से जाता है तो वो हर कोई इस बाइक को चूज करता है और करता आया है। लेकिन अभी यामाहा ने एक बाइक लॉन्च कर दी है XSR 155 जी। इसके अंदर क्या चीज है, इसको बहुत से लोग बहुत सालों से बेताबी से इंतजार कर रहे थे इस बाइक का और सोच रहे थे यार ये कब आएगी। और आपको एक चीज बता दूं, इस XSR के अंदर ना वो लेगेसी है जो कि RX 100 और RD 350 में मिलती है, इसलिए भी लोग इसको बहुत इंतजार कर रहे थे। सो आज जो कंपैरिजन है ना, एकदम फेस ऑफ वाला कंपैरिजन है जो कि एकदम नेक टू नेक रहने वाला है। और आज इस वीडियो के अंदर हम पूरी डिटेल देंगे कि कौन सी बाइक किसके लिए बनी है, क्या प्राइस है और क्या पावर है, क्या कंफर्ट है और क्या इनकी चीजें होने वाली हैं। चलो चलते हैं और करते हैं इनका ब्रेकडाउन एनालिसिस। तो कोई भी बाइक लेता है तो सबसे पहले माइंड में आता है इंडिया के अंदर कि उसका लुक्स कैसे है। हाँ जी, लुक्स में तो आप बाइक चूज करते हो। तो अगर बात करें दोनों ही बाइक के कंपैरिजन में, तो जो अगर आप 100 350 की फर्स्टली बात कर लेते हैं तो 100 350 के अंदर ना आपको जो लुक्स मिलने वाले हैं वो थोड़े से ना आपको ऐसे लगेंगे मस्कुलिन टाइप, जैसे कि मर्दाना फील नहीं आती। तो इस पे जब आप बैठोगे भी चलाओगे भी तो थोड़ा मस्कुलिन फील होगा। और ये जो आप बैठ के देखोगे ना तो उसमें फील होने वाला है कि हाँ ये हैवी बल्कि बाइक है। और पूरी की पूरी आप मेटालिक मिलती है आपको, ये देखिए टैंक मेटालिक, ये आवाज ही एक अलग लेवल की फील हो रही है ना। तो ये चीज है। बाकी इसमें बैठने का स्टाइल, पोस्चर इज लाइक जस्ट अ किंग, आप एक किंग की तरह बैठते हो उस बाइक पे और एकदम रिलैक्स वाइब आती है। तो और अगर बात करें इसके सीट्स वगैरह की, वो भी चीज जो लेआउट है पूरा वो एकदम से बहुत ही ज्यादा रिलैक्स्ड और एक जैसे मॉडर्न कैफे रेसर बोल सकते हो या फिर एकदम नियो रेट्रो क्लासिक बाइक के लुक में आती है। अब दूसरी तरफ बात करें XSR 155 की, तो इधर का लुक जो है काफी ज्यादा स्क्रैम्बलर जैसा है। ये भी न्यू रेट्रो क्लासिक बाइक है, रेट्रो लुक के साथ आती है। और आप इस पर बैठोगे ना तो आप सबसे पहले फील करोगे बहुत ही लाइट वेट मशीन है। इसको आप उठा उठा के पटक सकते हो, इस तरह की फील आती है इस बाइक के साथ। तो मुझे इतनी लाइट वेट फील होती है, इतनी ज्यादा वो चीज होती है कि काफी बढ़िया लगती है। बाकी लेकिन एक चीज है जो मुझे लगता है कि थोड़ा सा जो क्लासिक बाइक होती थी, रेट्रो बाइक होती थी, उनमें ना थोड़ा मस्कुलिन मेटल वाली वो आती थी फीड। तो लेकिन इसमें ना आपको प्लास्टिक फीडबैक मिल जाता है, टैंक जो है प्लास्टिक का मिल जाता है, थोड़ा सा आपको पीछे पूरा ये प्लास्टिक। तो इस वजह से थोड़ा सा ये क्लासिक वाइब मेरे को लगती है मिसिंग है, बस दिखने में लगती है। बट जो एक अंदर से फील होती है ना वो नहीं आती है इस बाइक के लुक्स के मामले में। लेकिन लुक्स के ओवरऑल अगर आप देखो आप दोनों ही बाइक को खड़े होकर देखोगे ना, आप तो ऐसा लगेगा कि दोनों में कोई कमी नहीं है, दोनों ही अपने जगह पर काफी बेस्ट हैं, काफी बढ़िया हैं। और बल्कि एक चीज और बता सकता हूं मैं आपको, XSR 155 ना इंटरनेशनल मार्केट में जैसे इंडोनेशिया, फिलीपींस ऐसी कंट्रीज के अंदर बहुत टाइम से आती हैं और वहां पर इनके ना इतने ज्यादा मॉडिफाइड वर्जन है कि आप बिलीव ही नहीं कर सकते, ऐसे ऐसे वर्जन बना रखे हैं XSR 155 के लोगों ने। सो इसमें बहुत ज्यादा एक ब्लैक कैनवस की तरह ये बाइक, इसको आप अपने हिसाब से, अपने टेस्टफुल हिसाब से लुक्स और इसके चेंज कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो। इसे कैफे रेसर बना लो, इसके स्क्रैम्बलर बना लो, मल्टीपल ऑप्शन है इसके अंदर। बाकी लोग मॉडिफिकेशन तो इसमें भी कराते हैं हंटर में, लेकिन इसमें ज्यादा ऑप्शंस हैं। और इसके जो आने वाले टाइम में मेरे को लगता है कि इसकी जो आपको मॉडिफिकेशन जो पार्ट्स हैं वो काफी जल्दी इजीली अवेलेबल हो जाएंगी। तो ये दोनों बात होगी इनके लुक्स की। अब बात कर लेते हैं कि क्या फीचर्स रहते हैं इन दोनों ही बाइक में, क्या क्या फीचर मिलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अगर हंटर की, तो हंटर के अंदर आपको एलईडी हेडलैम्प मिलता है, लेकिन इसके अंदर आपको राउंड इंडिकेटर मिलते हैं जो कि हैलोजन है। सो हैलोजन की वजह से मेरे को लगता है कि थोड़ा सा इसमें भी एलईडी दे देते वो ज्यादा बढ़िया रहता। और इसके अंदर आपको फ्रंट टेलीस्कोपिक सस्पेंशन सिस्टम मिल जाता है। और जो ये मडगार्ड है ये वैसे आपको प्लास्टिक का ही मिलता है, मेटल नहीं है, लेकिन जो इसकी फिनिशिंग है वो काफी अच्छी लगती है। टायर की बात करूं, टायर इसमें 110 सेक्शन का मिल जाता है। बात करें दूसरी तरफ XSR 155 की, तो उसमें भी आपको यहाँ पर एलईडी हेडलैम्प मिल जाता है। और इसमें एक चीज और है, यहाँ पर आपको DRL मिलती है जो कि काफी अच्छी लगती है। और इंडिकेटर्स भी इसके अंदर आपको एलईडी मिल जाते हैं। सो इसके अंदर पूरा फुल सेटअप एलईडी रहने वाला है। और एक चीज और कि सस्पेंशन जो है, सस्पेंशन भी इसमें USD सस्पेंशन सिस्टम मिलता है। सो इससे आपके जो राइड क्वालिटी है वो भी काफी सॉफ्ट और अच्छी रहने वाली है। आपको स्टेबिलिटी मिलेगी इस बाइक के ऊपर एज कम्पेयर टू टेलीस्कोपिक सस्पेंशन। लेकिन हाँ, थोड़ा बहुत ये रहता है कि USD सस्पेंशन जब चेंज कराने पड़ते हैं तो आपका कॉस्ट ज्यादा आता है। बाकी मडगार्ड वगैरह की बात करूं तो इसका मडगार्ड भी प्लास्टिक का मिलता है और थोड़ा सा मेरे को हल्का सा फ्लिम्जी लगता है एज कम्पेयर टू हंटर का फिर भी थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग सा फील होता है, लेकिन इसका जो है थोड़ा फ्लिम्जी है, प्लास्टिक थोड़ी सी ऐसी लगती है कि टूट के गिर सकती है। टायर की बात करूँ तो टायर मिलता है इसमें 100 सेक्शन का और इसके अंदर आपको MRF के टायर मिल जाते हैं। बात करते हैं ब्रेकिंग की, तो मैं प्रैक्टिकल बातें करने वाला हूं, मैं कोई स्पेक सीट वाली बात नहीं करने वाला, क्योंकि स्पेक सीट में अगर बात करूं तो हंटर कहीं ना कहीं ज्यादा है हर चीज में। अगर पावर की बात करूं, इंजन की बात करूं और अगर ब्रेकिंग की भी बात करूं, वो ज्यादा फील होती है ब्रेकिंग और पावर में। तो लेकिन अगर मैं आपको प्रैक्टिकल चीज बताऊं ना, क्योंकि मैं अभी XSR को ऑन कर रहा हूं और मैं इनको इसको 1400-1500 किलोमीटर चला चुका हूं। सो अगर ब्रेकिंग की बात करूं तो जैसे जैपनीज जो पेपर पे है, इसमें 282 mm की डिस्क मिल जाती है फ्रंट,
और इधर आपको 300 mm की डिस्क मिलती है हंटर के अंदर। लेकिन एक चीज़ है कि इसमें जो वेट है ना दोनों की बाइक में 44 किलोग्राम का वेट का फ़र्क है। यहाँ पर ये हैवियर हो जाती है, 181 किलोग्राम की मिलती है और ये मिलती है आपको 137 किलोग्राम की। इस वजह से जो ब्रेकिंग बाइट है ना, मेरे को इस वाली बाइक मतलब एक्सएसआर में ज़्यादा अच्छी फीडबैक मिलता है। मतलब आप कहीं भी जाके रोक लो, मतलब केटीएम को बोलते हैं ना कि केटीएम की पंची बाइक है, तो R15 या अगर MT15 में आप ब्रेकिंग आपने यूज़ करी होगी कभी, तो सेम आपको वही ब्रेकिंग इसके अंदर मिलती है, कहीं भी आप इसको रोक सकते हो। ये थोड़ी भारी हो जाती है तो इसमें रोकने में थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि चाहे कितनी ही हैवी डिस्क कर लो, 300 mm कर लो, लेकिन फिर भी फर्क तो पड़ता ही है। अब बात कर लेते हैं रियर साइड की। तो रियर में क्या क्या मिलता है। रियर में इसके अंदर आपको 140 सेक्शन का टायर मिल जाता है, जो कि ब्रेक की बात करो तो ब्रेक इसमें आपको मिल जाती है 220 mm की। मेरे को लगता है हाँ, रियर ब्रेक इसमें थोड़ी और छोटी है, 240 तो कम से कम देनी चाहिए थी। बात करते हैं अब इसके सस्पेंशन की। रियर सस्पेंशन कैसा है, तो इसमें मोनोशॉक सस्पेंशन सिस्टम मिलता है, जो कि आपको पता है कि जितनी भी स्पोर्ट्स नेकेड बाइक या फिर R15 वगैरह और ये जब जो भी स्पोर्ट्स बाइक आ रही है उनमें आपको मोनोशॉक मिलता है, और इसका जो फीडबैक होता है इसकी काफ़ी अच्छा होता है। इससे इसकी आपकी बाइक की स्टेबिलिटी अच्छी रहती है और पीछे वाला पिलियन भी काफ़ी कंफर्टेबल बैठ पाता है। और एक चीज़ और जो कि एक्सएसआर में एक्स्ट्रा है, जो बताता है कि जापानीज इंजीनियरिंग वन ऑफ द बेस्ट रहती है। हाँ जी, वो उन्होंने चाहे इतनी मतलब एक्सएसआर 155 निकाली, लेकिन उन्होंने इसमें भी एल्युमिनियम स्विंग आर्म दिया है, जो कि आपको अपनी रेसिंग बाइक में मिलता है। वही स्विंग आर्म इसके अंदर मिल जाता है, जिससे इसकी स्टेबिलिटी और ज़्यादा इंप्रूव हो जाती है। और आप इसको लीन वगैरह करना चाहोगे ना आप कॉर्नरिंग पे, तो आप कंफर्टेबली, आपको कॉन्फिडेंस आने वाला है इस बाइक के अंदर। ऐसा कोई इसमें इशू नहीं रहेगा। और एक बात करूँ इसके एग्जॉस्ट की, तो एग्जॉस्ट में बहुत ही छोटा सा एकदम स्मूथ सा लगता है, जो कि इस पर फिट बैठता है। बाकी इसमें आप चेंज करवा सकते हो उसका एग्जॉस्ट भी। लगे हाथ में इसकी एग्जॉस्ट की साउंड सुना देता हूँ आपको। ये आइडल पे इसकी साउंड है। इस तरह से इसमें साउंड मिलती है, जो कि आपको MT15 वगैरह R15 वगैरह में देखते हो उसी तरह की साउंड है। बस थोड़ा सा ऐसा कुछ नहीं है कि इसके लिए अलग से चेंज कर दिया एक्सएसआर 155 में, बट हाँ, अगर आप इसमें एग्जॉस्ट चेंज कराते हो तो जब आपको अलग सा फीडबैक मिल सकता है इस बाइक के अंदर। अब बात कर लेते हैं हंटर 350 की। तो हंटर 350 की रियर सेक्शन की बात करूं तो रियर से इसमें आपको जो मिलती है 270 mm की डिस्क ब्रेक मिल जाती है, जो कि मैसिव है यार। मतलब 270 mm वैसे चाहिए भी इस हाथी को रोकने के लिए, क्योंकि ये भाई आपको 181 किलोग्राम की मिल जाती है, तो रियर ब्रेक भी इतने अच्छे होने चाहिए। बाकी बात करूँ सस्पेंशन की, तो सस्पेंशन सिस्टम में थोड़ा सा रॉयल एनफील्ड ने यहाँ पे कटौती कर दी है। इसमें आपको वही ओल्ड स्कूल वाले ट्विन शॉक अब्जर्वर मिलते हैं इसके अंदर, जिसका आपको थोड़ी सी राइड क्वालिटी जो है स्टिफ रहने वाली है। अगर आप अपने पिलियन के साथ बैठोगे तो थोड़ा बम्पी फील होगा आपको रोड्स के अंदर। और टायर की बात करूँ तो टायर इसमें आपको 140 सेक्शन का मिल जाता है, जो कि सेम है एक्सएसआर वाला ही। तो यहाँ पर जो फीडबैक है दोनों का सिमिलर रहने वाला है। अब बात करते हैं इसके एग्जॉस्ट की, तो इसमें भी एग्जॉस्ट काफ़ी छोटा सा स्मॉल क्यूट लगता है, जो कि देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। और इसमें भी आप अपने चेंज वगैरह करा सकते हो, लेकिन चेंज करवाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं इसके एग्जॉस्ट सुना देता हूँ आपको। क्योंकि इसकी जो एग्जॉस्ट है ना, आपको क्लासिक जैसे कि रॉयल एनफील्ड की बाइक्स होती हैं वैसे ही फील होती है। ये इस पे आइडल पे साउंड है। तो भाई इस तरह का इसमें एग्जॉस्ट मिल जाता है, जो कि आपको थंब मिलता है, जहाँ पर जो रॉयल एनफील्ड का एक है ना क्लासिक नोट, वो मिल जाती है। तो आपको लगता है कि हाँ, आप एक रॉयल एनफील्ड चला रहे हो। तो इसमें आपको कोई अलग से एग्जॉस्ट चेंज कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आप लोग सोच रहे होगे भाई इतना कुछ बता दिया, लेकिन मेन मुद्दे की बात तो कर ले कि भाई हंटर 350 में 350 सीसी का इंजन मिलता है। लेकिन मेरे भाई एक बात सुनो, अब मैं तुम्हें बता दूं, चाहे हंटर 350 में 350 सीसी का इंजन तो मिलता है, तो ये है एयर कूल्ड इंजन। और इसके अंदर आपको भले ही पावर ज्यादा मिलती है, यानी कि पावर वैसे इसमें ज्यादा ही मिलती है, भले ही क्या बोल रहा हूं मैं, 20.2 bhp की पावर मिल जाती है इस बाइक के अंदर। और इसके अंदर आपको टॉर्क भी जो मिलने वाली है 27 Nm की टॉर्क मिलने वाली है, यानी कि हंटर किसी भी एंगल से एक्सएसआर 155 से टॉर्क के मामले में ज्यादा ही है। मतलब इसमें अगर आप बैठोगे ना, फर्स्ट गियर डालोगे, तो आपको जो टायर स्किड फील होगा ना, वो फील होने वाला है। आप इसे किसी भी लॉन्ग रूट पे ले जाओ, अगर आप इसमें पिलियन के साथ चलाते हो ना, तो आपको कभी भी ऐसा नहीं लगेगा गाड़ी दब के चल रही है। मतलब इसमें पावर आपको हमेशा मिलने वाली है उस लेवल की, जो कि मिलती है रॉयल एनफील्ड की बाइक्स में, क्योंकि इनका टॉर्क है वो ज़्यादा होती है। तो ये चीज़ है। बाकी दूसरी तरफ बात करें हम अगर एक्सएसआर 155 की, तो इसके अंदर वही सेम इंजन मिलता है जो कि R15 और MT15 में आता है। इनके पास ये जो इंजन है एक जैम है, मतलब मैं इसको जैम ही बोलता हूँ। इतना रिफाइंड इंजन, इतना बटर स्मूथ इंजन है, 155 सीसी का लिक्विड कूल्ड विद VVA टेक्नोलॉजी। सिर्फ नाम के लिए नहीं है VVA, मतलब जैपनीज जो करते हैं ना वो करके दिखाते हैं। जैसे कि होंडा में IV टैग आता है ना, तो यामाहा ये VVA जब किक होता है ना, तो गाड़ी हवा से बातें करती है सच में, मतलब एकदम अलग से ही जलवा आ जाता है। ये 155 सीसी का इंजन आपको 18.1 bhp की पावर और 14.2 Nm का टॉर्क निकाल के देता है। टॉर्क बहुत ही कम फील होती है इस बाइक में एज कम्पेयर टू हंटर। तो वो आपको फील जब भी होगा अगर आप इसमें पिलियन के साथ चलते हो ना, तो पिलियन के साथ जब बैठ के चलाओगे इस बाइक को, तो आपको वो पावर का लैग, वो कमी फील होगी।
मतलब थोड़ा थोड़ा कभी अगर आपको ओवरटेक करना है, आपको सडन से आपको पिकअप करना है, तो वो फील होगी पिलियन के साथ। लेकिन अगर इसे आप एक अलोन राइडर हो, आप हो लोन वॉरियर, तो उसके लिए डेफिनेटली सिटी के लिए एक किंग की तरह निकल कर आएगी। चाहे वो हंटर हो उसके पास, फिर भी ये उससे आगे निकलने में कहीं भी मौका नहीं छोड़ेगी सिटीज़ के अंदर तो। हाँ, लेकिन रॉन्ग रूट पे अगर आप चलाते हो हाईवे वगैरह पे, तो वहाँ पे थोड़ी सी कमी पावर की फील हो सकती है। लेकिन फिर भी अगर बात करूँ मैं टॉप स्पीड की, ये टॉप कितना जाती है, तो XSR 155 आगे रहने वाली है। मतलब मेरे को लगता है कि इंडियन मार्केट में एक लौती यामाहा की ही बाइक है जो 155 सीसी के साथ 150 प्लस तक की स्पीड लेके जा सकती हैं। बल्कि ये इसमें आपको फेयरिंग वगैरह नहीं मिलती है, ये भी आपकी 140 प्लस तक चली जाएगी। मैंने खुद इसे 138 तक टच करा है, लेकिन अभी सर्विस नहीं हुई है, फर्स्ट सर्विस, उसके बाद तो और ज़्यादा खुलकर आएगी और पता नहीं कहाँ तक जाए। तो ये चीज़ खासियत होती है यामाहा में। और एक चीज़ और खासियत होती है इनके इंजन के अंदर, वो होती है रैव हैप्पी इंजन होते हैं। इन्हें 10,000, 10,500, 11,000 तक आप कर सकते हो रैव, और आपको कोई वाइब्रेशन फील नहीं होगी। मतलब इनको ना ऐसा खींचा मारने में जो मज़ा आता है ना भाई, वो चलाकर ही फील कर पाओगे आप। तो इसलिए यामाहा की बाइक आप ले सकते हो कि अगर आपको इंजन का मजा लेना है, आपको राइड क्वालिटी का मजा लेना है, उस लिए सो डेफिनेटली इट इज़ द थिंग। अब बात करें इसके हंटर की, मैंने इतनी सारी बढ़ाइयाँ कर दी उसकी, लेकिन इसके लिए एक अलग है, इसकी एक अलग फील है, इसकी एक अलग सोल है। क्योंकि जो बंदा रॉयल एनफील्ड फील करता है ना, जो थंब फील करता है, जो थंडर फील करता है, वो इसी के अंदर मिलेगी आपको, दुक 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 दुक। और इसके अंदर जो टॉक मिलेगी वो भी, मतलब आप इसमें रिलैक्स वाइब करके चला सकते हो। आपको एकदम ऐसा लगेगा कि आप एक फील करके चलाने वाले अगर राइडर हो, तो डेफिनेटली इट्स अ बाइक फॉर यू। तो कहीं ना कहीं आपको दोनों में ही आपको एक सोचना पड़ेगा कि कौन सा कैरेक्टर चूज करना है। दोनों ही, अगर इंजन के मामले में बताऊं तो दोनों डिफरेंट कैरेक्टर की हो जाती हैं। लेकिन अगर आप सिटीज़ के मतलब के लिए ले रहे हो, तो मेरा कंक्लूजन रहेगा कि आप XSR को लो। लेकिन आपका थोड़ा ऐसा है कि आप पिलियन के साथ ज़्यादा चलते हो और आप लॉन्ग राइड पे ज़्यादा जाना वाले हो, मतलब आपको ज़्यादा लद्दाख वद्दाख का टूर रहेगा, ये चीज़ें रहेंगी ज़्यादा, मतलब ज़्यादा ट्रैवल करोगे, तो आप हंटर 350 ले सकते हो। सो अगर मैं बात करूँ टैंक वगैरह की, सीट हाइट वगैरह की, तो वो बात कर लेते हैं बैठ के। तो अगर मैं इसमें सीट हाइट की बात करूँ XSR 155 की, तो इसकी जो सीट हाइट है वो है 800 mm या 810 mm, जिसमें मेरे जो मैं 5.5 का हूँ, तो मेरे थोड़े टो टच होते हैं। सो इसमें ऐसा नहीं है कि टो टच हो रहे हैं तो आप छोटे हाइट वाले चला नहीं पाएंगे, क्योंकि ये लाइट वेट है ना, तो आप इसे काफ़ी आसानी से हैंडल कर सकते हो। आगे पीछे कुछ भी कर लो तो बहुत ईजिली कर सकते हो। तो वहाँ पर आपको शॉर्ट राइड भी चला लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। टैंक की बात करूँ तो उसमें 10 लीटर का टैंक मिल जाता है, जो कि मुझे लगता है थोड़ा बड़ा होना चाहिए था। लेकिन अगर बात कर ले घुमा के कि इसमें माइलेज ज़्यादा मिल जाता है, हाँ जी, इसके अंदर आप 40 से 45 तक का माइलेज निकाल सकते हो, सिटीज़ या हाईवे पे दोनों ही कैसे चला लो। सो एक इंजन भी मिलता है ऐसा कि जो परफॉर्मेंस देता है, यानी कि एक कॉम्बिनेशन है जिसमें पावर और माइलेज दोनों ही मिलते हैं। तो डेफिनेटली अगर आपको माइलेज और पावर दोनों चाहिए तो आप इसकी तरफ जा सकते हो। दूसरी तरफ बात करूं मैं अगर हंटर 350 की, तो इसके अंदर आपको जो है सीट हाइट मिलती है 790 mm की, जिसमें शॉर्ट राइडर बहुत आराम चला सकते हैं। जैसे मेरे पाँव देखिए आप, पैर जो हैं वो पूरे टच हो चुके हैं, और इसमें टच होने की जरूरत भी है भाई। ये 181 किलो का हाथी है, मॉन्स्टर है, तो इसके लिए तो जरूरत पड़ती भी है, क्योंकि अगर ये थोड़ी सी भी आपकी अगर हाथ से या पैर से फिसली ना, तो नीचे गिरेगी। तो इसमें शॉर्ट राइडर जो है थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील कर सकते हैं, क्योंकि ये हैवियर है, तो आपको आगे पीछे करने में भी थोड़ी दिक्कत आ सकती है। अब बात कर लेते हैं टैंक की, तो इसमें 13 लीटर का फ्यूल टैंक मिल जाता है, और 13 लीटर फ्यूल टैंक है, लेकिन मेरे को लगता है कहीं ना कहीं 19-20 का ही फर्क रहने वाला है, क्योंकि इसमें माइलेज जो है इस इंजन के साथ आप 30 से 35 किलोमीटर पर लीटर की निकाल सकते हो, वहीं वो 40 से 45 यानी 10 किलोमीटर का फर्क पड़ेगा माइलेज में। तो वही अगर इक्वल करें 3 लीटर से कितना चल पाओगे, तो वही निकल कर आएगा अंदाजा मेरे हिसाब से। दोनों ही बराबर रेंज देंगी अगर आप लॉन्ग राइड पे जाते हो तो। अब सीट की कंफर्ट की बात कर लेते हैं लगे हाथी, तो सीट कंफर्ट जो है मेरे को लगता है हंटर में ज़्यादा है, नो डाउट, क्योंकि इसमें कुशनिंग वगैरह भी काफ़ी अच्छी मिल जाती है। पिलियन की जो चीज़ है वो भी ठीक मिल जाती है, मतलब इसमें थोड़ा सा कर्वी शेप है, तो राइडर तो बहुत ही कंफर्टेबल बैठता है। तो पिलियन के लिए थोड़ी सी शॉर्ट हो जाती है, तो थोड़ा पिलियन हल्का सा हो सकता है कि छोटा पड़ जाए, अगर कोई हेल्दी बंदा है तो उसके लिए सीट कम पड़ जाए, लेकिन फिर भी कंफर्टेबल है। ऐसा नहीं है कि आपको लॉन्ग टूर में दिक्कत आने वाली है। और इसमें एक चीज़ और, यहाँ पर ग्रैब रेल मिल जाते हैं पकड़ने के लिए पिलियन के लिए, तो टेल लुक इस तरह से निकल जाता है, जो LED ही मिलता है, लेकिन हैलोजन इंडिकेटर मिल जाते हैं। अब चलते हैं XSR की तरफ। सो XSR की बात करूँ तो वहाँ पर आपको जो सीट मिलने वाली है वो इतनी वाइड और एकदम स्ट्रेट मिलने वाली है, जो कि एक स्क्रैम्बलर में मिलती है और कैफे रेसर बाइक में मिलती है। बस इसमें यह है कि इसकी जो कुशनिंग है काफ़ी हार्ड है। अगर आप लॉन्ग टूर पे जाओगे तो आपको अलग से एक कुशनिंग का जुगाड़ करना पड़ेगा, थोड़ा सा हो जाता है इसमें मामला। लेकिन वैसे बैठने की बात करूँ तो कंफर्टेबली राइडर भी बैठ सकता है और पिलियन भी बैठ सकता है। एक कमी करती है जो XSR में कमी है, यामाहा ने दी है, वो उसमें ग्रैब रेल नहीं देते हैं, ये एज अ एसेसरी मैंने लगा रखा है। बाकी इस एसेसरी का पार्ट जो है मैं इसमें प्रोडक्ट लिंक में दे दूंगा, आप बाय कर सकते हो, क्योंकि आपको काफ़ी मुश्किल से मिल रहा होगा। तो ये चीज़ आपको फुट पैक वगैरह भी एसेसरीज है सारी, मैं आपको लिंक दे दूंगा, वहाँ पे दे सकते हो। तो रियल लुक से काफ़ी प्यारा लगता है मुझे यहाँ से इसका, क्योंकि LED मिल जाती है, अलग से एक LED जलती है, उसके बाद ब्रेक में अलग जलती है, इंडिकेटर LED मिल जाते हैं, और इस तरह पूरा ओवर लुक आ जाता है। सो अब मुद्दा आता है कि तूने दोनों बाइक के बारे में तो बता दिया भाई, अब ये बता दे प्राइस कितना है, वही तो मेन मैटर है।
तो भाई प्राइस की बात करूँ ज़्यादा फर्क नहीं है, 10-12 हज़ार रुपये का फर्क है। वहीं जब हंटर 350 आपको ऑन रोड मिल जाती है 1,91,000 की। वैसे इसके 3 मॉडल आते हैं, जो कि एक बेस मॉडल हो गया, मिड हो गया और फिर उधर टॉप हो गया। तो मैं टॉप मॉडल का बता रहा हूँ 1,90,000, बाकी जो स्टार्ट हो जाता है 1,60,000 से स्टार्ट हो जाता है इसका बेस मॉडल। अब बात कर लेते हैं XSR 155 की। तो ये सिंगल आता है, एक ही मॉडल है, एक ही ले लो। ये मिलता है आपको ऑन रोड दिल्ली 1,78,000 रुपये का। तो इतना प्राइस डिफरेंस है 10 से 12 हज़ार रुपये का, अगर आप टॉप टू टॉप कंपेयर कर रहे हो। हाँ, एक चीज़ और बताना भूल गया हूँ मैं कि फीचर्स में अगर बात करें ना और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की, तो इस तरह से इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाता है देखने को, जो कि आपका सेमी डिजिटल मिल जाता है, जिसमें आपको यहाँ पर रीडिंग्स वगैरह दी जाएंगी, यहाँ पर आपको स्पीडोमीटर मिल जाएगा और यहाँ पर सारी लाइट्स वगैरह देखने को मिल जाती हैं। बाकी अभी टॉप मॉडल लोगे तो यहाँ पर ट्रिपर भी देखने को मिल जाता है, जो कि इसमें गूगल मैप वगैरह नेविगेशन वगैरह चल जाता है। अब भी स्विचेस की बात करें तो स्विचेस भी इसके आपको इस तरह से मिल जाते हैं, जो कि क्लासिक स्विचेस हैं, जो कि रॉयल एनफील्ड की बाइकों में मिलते हैं हेरिटेजली, तो काफ़ी अच्छे लगते हैं। रेट्रो बाइक में एक 4 चांद लगा देते हैं। बाकी इधर बात करें तो इसकी जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो भी आपको क्लासिक तरह मिलता है, राउंड मिल जाए, थोड़ा सा नेगेटिव डिस्प्ले वाला उसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है। लेकिन इसमें ना मेरे को थोड़ा लगा कि इसकी विजिबिलिटी थोड़ी कम है, मतलब इसमें थोड़ा रात में ब्राइट सनी डे में देखोगे तो आपको विजिबिलिटी काफ़ी कम महसूस होती है, थोड़ा सा इसमें अपग्रेड करना चाहिए था। इसलिए स्विचेस की क्वालिटी है वो भी एज कम्पेयर टू हंटर मेरे को लगता है कि हंटर की ज़्यादा अच्छी है। इसमें आपको ऐसे नॉर्मल से स्विचेस मिल जाते हैं और ये हॉर्न भी जो है ना बहुत ही ऑड जगह दे रखा है, MT-15 में देते हैं ऊपर की साइड और इंडिकेटर नीचे, तो वो थोड़ा आपको एडजस्ट होने में टाइम लगेगा। बाकी इसमें आपको हजार्ड मिल जाते हैं, किल स्विच मिल जाता है, तो ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। एक और चीज़ स्लीपर क्लच मिल जाता है और ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम मिल जाता है। लेकिन एक और जो चीज़ मैं बताने वाला हूँ वो है, हाँ जी, इसमें 6 स्पीड गियर बॉक्स मिलता है, वहाँ पे 5 स्पीड मिल जाता है, जिससे बहुत फर्क पड़ता है। आप सोच रहे होगे कि एक गियर से क्या होगा, लेकिन हाईवे के ऊपर जब आप छठा गियर डालोगे और उसमें 5वां जब मांगने को होगी या तावली हो रही होगी, तो वहाँ पे यह XSR आगे निकल जाएगी। इसलिए ही टॉप स्पीड में हमेशा XSR 155 हंटर से आगे रहने वाली है। तो अब बात कर लेते हैं कि कंक्लूजन किन लोगों के लिए कौन सी बाइक बनी है और कौन सी किसको बाय करनी चाहिए। सो होप मैंने आपको सारी डिटेल दे दी है। अब आपको समझ में आना चाहिए कि आपके लिए कौन सी बाइक है, बल्कि मैं थोड़ी सी और कन्फ्यूजन आपकी कम कर देता हूं। जैसे कि अगर आप XSR 155 बाय करने वाले हो तो वो उन लोगों के लिए है जो लोग चाहते हैं कि सिटी में अच्छा चले, कभी कभी लॉन्ग राइड भी मार ले, और वो थोड़ा अलोन चलते हैं, मतलब पिलियन से ज़्यादा उनका नाता नहीं है, मतलब पिलियन भी बिठा सकते हो ऐसा नहीं है, लेकिन वो पिलियन के साथ परफॉर्मेंस नहीं चाहते हैं तो वो उसके साथ चल सकते हैं। और आपको रिफाइंड इंजन चाहिए, बटर स्मूथ, और लॉन्ग टर्म के लिए आपको एकदम टेंशन फ्री रहना है, तो आप XSR 155 ले लो, ये एक बहुत ही अच्छी डील रहेगी। उधर साइड अगर बात करें हम हंटर 350 की, तो हंटर 350 में आपको मिलेगा जो लुक है वो मतलब मस्कुलिन मर्दाना फील मिलेगी, मेटल वाली वाइब मिलेगी, जो कि आप चाहते हो अगर एक रॉयल एनफील्ड लेते हो। और इसके अंदर आपको जो पावर है वो भी टॉर्क की मिलने वाली है, और ये उन लोगों के लिए बढ़िया है जो कि लॉन्ग टूर पे जाना चाहते हैं, मतलब कि आप पिलियन के साथ ज़्यादा चलते हैं। लेकिन ये एक जगह मार खा जाती है सिटी के अंदर, क्योंकि सिटी में अगर इसे आप रोज़ रेगुलर चलाओगे एज़ कम्पेयर टू XSR, तो ये आपको थोड़ा सा हैक्टिक करने वाली है, आपको फैटिक फील करा देगी एज़ कम्पेयर टू XSR 155, क्योंकि इसमें वेट आपको काफ़ी ज़्यादा मिल जाता है 181 किलोग्राम का, तो आपको सिटी के लिए कंफर्टेबल रहने वाले नहीं हैं। बल्कि दोनों को ही चीज़ मैंने बता दी, आप दोनों ही बाइक को सिटी में भी यूज़ कर सकते हो और आप हाईवे में भी यूज़ कर सकते हो। बस ये है कि आप इसे एक ऑलराउंडर मान लो, और इसे आप इस तरह से मान लो कि ये आपको टॉर्क ही ज़्यादा देती है, मस्कुलिन वाइब ज़्यादा देती है। अब आपके ऊपर है, आप डेफिनेटली दोनों ही बाइक को राइड जरूर करना। मैंने तो इतना कुछ बता दिया, लेकिन आप डेफिनेटली दोनों ही बाइक को राइड जरूर करना, टेस्ट राइड लेना और फिर जाकर अपनी एक बाइक चूज़ करना, क्योंकि दोनों ही बाइक का एक अलग ही फील है, अलग ही वाइब है। बाकी मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।